हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 पार्ट डी, जिसमें हम देखेंगे पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट का क्लास। सो आज का जो क्लास है वो असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन है। सो आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट पेडागोजी में कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको पोर्टफोलियोज, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड फील्ड एंगेजमेंट यूजिंग रिविक्स वगैरह बताया था। तो आज हम देखते हैं एंड्रागोजी में। सो एंड्रागोजी बेसिकली जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, उनको जब हम टीच करते हैं तो उसको हम एंड्रागोजी बोलते हैं। सो आज हम उसका असेसमेंट करते हैं कि किस तरह से अगर एंड्रागोजी है, अगर कोई बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है या जो लोग एडल्ट हैं जो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो इस तरह लोगों का जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसका हम असेसमेंट कैसे करते हैं। तो आपको हमेशा ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ पे पेडागोजी यूज़ हो रहा है और कहाँ पे एंड्रागोजी शब्द यूज़ हो रहा है। तो इन दोनों शब्दों को ठीक से देखें। और असेसमेंट ऑफ पेडागोजी में हम क्या क्या डिवाइसेस लगाएंगे, सेम असेसमेंट ऑफ एंड्रागोजी में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। तो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस जो आपका टॉपिक है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एंड्रागोजी में है। तो यहाँ पे आपको दो एजुकेशनिस्ट हैं जिनको पढ़ना है। नंबर 1 फ्लैंडर और नंबर 2 है आपके गैलोवे। तो बस दो ही लोगों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और दोनों से ही लगातार क्वेश्चन आ रहा है जब से सिलेबस चेंज हुआ है। सो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस क्या होता है? इट रिफर्स टू अ टेक्निक कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम इवेंट्स for the study of the teacher's behavior and the process of interaction going inside the classroom. So interaction का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मेरा आपसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है इस पीपीटी की क्लास में, मैंने बना दिया है, आप उसको अब देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लाइव क्लास लेते हैं तब हमारा और आपके बीच में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक्सचेंज होती हैं चीज़ें। आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं आंसर करती हूँ, आपके व्यूज़ मुझे पता चलते हैं, मेरे थॉट्स आपको पता चलते हैं, राइट। सो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इंट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे से। इसी तरह से इंट्रैक्शन जो एनालिसिस है, जिसको हिंदी में अतः क्रिया विश्लेषण बोलते हैं, तो एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी प्रणाली जिसमें क्लासरूम में क्या चल रहा है, ठीक है, उसका जो हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं, उसका जो अंतः क्रिया कर रहे हैं, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? विश्लेषण करते हैं। सो इट रिफर्स टू अ टेक्निक। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक टेक्निक बोलते हैं, जो क्या करती है? ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक, यानी बहुत ही ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्वेशन करती है। किसका? क्लासरूम इवेंट्स का। क्यों क्लासरूम इवेंट्स क्यों होते हैं? फॉर द स्टडी ऑफ द टीचर्स बिहेवियर एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन गोइंग इनसाइड द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम में ये सपोज टीचर पढ़ा रहे हैं और ये इनके स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर किस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं। ये टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चे कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई को करिकुलर एक्टिविटी चल रहा है, तो उस कोकुलर एक्टिविटीज़ को कराने के लिए ये टीचर कैसे इंटरेक्शन करते हैं। सो उन सभी का ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके से, जिसमें कोई वाइजनेस नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पे, प्लस सिस्टमैटिक तरीके से क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द स्टडी पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टीचिंग और लर्निंग के जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, उसको क्या कर रहे हैं? इनकोड कर रहे हैं और उसको फिर डिकोड कर रहे हैं। अब इनकोडिंग और डिकोडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम इनकोडिंग और डिकोडिंग को समझते हैं। जैसे, ठीक है, कोई भी मैसेज, जब एक जो मैसेज भेजता है, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, जब सेंडर एक मैसेज भेजता है किसी रिसीवर को, तो इनके बीच में जो मैसेज होता है, इस मैसेज को इनकोड किया जाता है और बाद में इस मैसेज को डिकोड कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको कोई ऐसा मैसेज भेजना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि कोई और नहीं समझे, तो हम कोड वर्ड में बात करेंगे। तो मैंने एक कोड बना दिया, तो ठीक है, उस कोड को मैंने एस कहा, या मैंने उस कोड को सपोज ए नाम दे दिया। तो ए का मतलब था यस और बी का मतलब था नो, ठीक है। तो ये बाकी लोग तो नहीं समझ सकते हैं।
आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो हम मैसेज को सिर्फ मैसेज में क्या लिखेंगे, ए। जब ये मैसेज आर के पास जाएगा, जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, वो ए का मतलब क्या समझेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब क्या है, इस है, यस है। तो ये जो ए का उसने क्या निकाला, वाई, तो ये क्या हो गया, मैसेज डिकोड हो गया। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टीचिंग और लर्निंग के पैटर्न को, क्लासरूम का जो भी चल रहा है उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ, क्या मैसेज आपको दे रही हूँ, आप उस मैसेज को कैसे समझ रहे हैं। सो बेसिकली मेरे और आपके बीच में जो ये कम्युनिकेशन का मैसेज, जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसमें अभी मैं सेंडर हूँ, आपको मैसेज दे रही हूँ टीचिंग का, आप इसको रिसीव कर रहे हैं। अब इसको आप कैसे समझते हैं, तो आप वो क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा। सो बिटवीन अस जो भी चल रहा है आपके और मेरे बीच, ये कोडिंग और डिकोडिंग है क्लासरूम। सो इंस्ट्रक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एक क्लासरूम में चलने वाले वो सभी इवेंट्स जिसमें हम स्टडी करते हैं टीचर्स के बिहेवियर को, कि टीचर्स और स्टूडेंट आपस में कैसे बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक तरीके से क्लासरूम के इवेंट्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसमें जो भी इनसाइड चल रहा है उन सभी का यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसको हम इंस्ट्रक्शन एनालिसिस बोलते हैं। सो आई होप नाउ ये क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसको अच्छे से। अब देखते हैं कि अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनालिसिस विल यूजली इंक्लूड, तो एक जो सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं। और जब भी हम किसी सिस्टम का, सपोज आप किसी भी टीचिंग लर्निंग का एनालिसिस कर रहे हैं कि वहाँ पे क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन हो कैसे रहा है, बच्चे और टीचर के बीच में क्या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हमेशा क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है कि अ सेट ऑफ कैटेगरीज इज डिफाइंड क्लियरली। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी के अंडर में हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो अ सेट ऑफ कैटेगरी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप इसी क्लास का क्या करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि पीपीटी कैसा था, मैम का वॉइस कैसा था, कनेक्शन कैसा था, स्टूडेंट कितना रिप्लाई कर रहे हैं, कितना लाइक हुआ है, ठीक है, कितना बच्चों ने मैडम से मैसेज में बात किया है, कितने इसमें कमेंट हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने क्या बना ली, यहाँ पे कैटेगरीज बना ली। इसी तरह से सेकेंड है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स विच गवर्न द कोडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एक हम कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। एंड यहाँ पे उसके लिए रूल्स भी होने चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। स्टेप फॉर टेबुलेटिंग डेटा इन ऑर्डर टू अरेंज डिस्प्ले, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स दे दिया कि पीपीटी बहुत अच्छा है तो इसके लिए 10 मार्क्स, ठीक है, मैसेज भी अच्छे हैं तो इसके लिए 9 मार्क्स, ठीक है। आप के बीच में स्टूडेंट के इंस्ट्रक्शन कम हो रहा है सपोज, ठीक है, तो उसके लिए 5 मार्क्स। तो इस तरह से आपने मार्क्स बना दिए। अब जो आपने मार्क्स बनाए उनको एक टेबल के फॉर्म में टेबुलेटिंग करेंगे डेटा को हम। आप डेटा को टैबुलेट करेंगे तो वो किस तरह से रखेंगे, एक ऑर्डर में रखते हैं। तो जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी सेट या जो भी हमने कैटेगरीज बनाई हैं उसी को डेटा को टैबुलेटिंग के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करते हैं। नंबर 4 है सजेशन विच कैन बी फॉलोड इन सम ऑफ द मोर कॉमन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह के एप्लीकेशन हैं, तो उन एप्लीकेशंस में क्या सजेशंस आ रहे हैं, सो उनको हम फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज अब देखते हैं फ्लेंडर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। तो फ्लेंडर एक पर्सन का नाम था जिन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन एनालिसिस दिया कि मान लीजिए हमें किसी क्लासरूम का एनालिसिस करना है कि उस क्लास में कैसे इंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लेंडर का सिस्टम। द फ्लेंडर system is an observational tool used to clarify the verbal behavior of teachers and pupil as they interact in the classroom. So फ्लेंडर का जो एनालिसिस का सिस्टम है एक ही ऑब्जर्वेशनल टूल की तरह यूज़ किया जाता है और इसमें हम क्या क्लासीफाई करते हैं कि जो भी वर्बल बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। क्लास में 2 तरह का बिहेवियर होता है, एक वर्बल बिहेवियर होता है, एक नॉन वर्बल बिहेवियर होता है, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो जो भी शाब्दिक
वर्बल बिहेवियर है टीचर्स का अपने स्टूडेंट के साथ, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो फ्लैंडर इंस्ट्रूमेंट वाज डिजाइंड फॉर ऑब्जर्विंग ओनली द वर्बल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम एंड नॉन वर्बल गेस्चर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो आपको क्या रहना है, ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्लैंडर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस में क्या करेक्टरिस्टिक क्या है या क्या क्या आता है। तो एक पॉइंट डाल देंगे कि नॉन वर्बल गेस्चर स्टडी इन फ्लैंडर इंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो फ्लैंडर का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है उसमें अशाब्दिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह का एक पॉइंट डाला जा सकता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लैंडर इंस्ट्रक्शन सिस्टम ओनली अबाउट वर्बल बिहेवियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, द बेसिक अजम्पशन ऑफ द system is that in the classroom the verbal statement of a teacher are consist with his non-verbal gesture or with his total behavior। so यहाँ पे बेसिकली जो assumption है, एक पूर्व धारणा है इसके पीछे कि जो भी क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो वर्बल स्टेटमेंट टीचर देता है, ठीक है, क्या बोलता है और वो उसके टोटल बिहेवियर से किस तरह से रिलेटेड है। सो नीड एस फ्लैंडर इनका पूरा नाम था, Ned S. Flander has categorized the instruction of teachers and pupil in classroom. There are 10 categories in this system. तो उन्होंने इसको जानने के लिए, मैंने कहा था कि जब भी आप किसी को एनालिसिस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, तो वहाँ पे प्रॉपर कैटेगरी का सेट होना चाहिए। तो फ्लैंडर के में कितना सेट है कैटेगरी का, 10 सेट है, ठीक है। इसे एज इट इज़ क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि कितने सेट थे, तो 10 कैटेगरीज के सेट होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या सेट है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी ध्यान रखना है, टीचर टॉक में क्या आ रहा है, प्यूपिल टॉक में क्या आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इस टेबल को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं टीचर टॉक। टीचर जब बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में कैटेगरी कितनी है, 4 कैटेगरी हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट करना है और नोट करके इनको याद भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो एक्टिविटी होती है, जैसे वो कैसे हो रही है, जैसे एक्सेप्ट फीलिंग, एक्सेप्ट एंड क्लैरिफाई एन एटीट्यूड और द फीलिंग टोन ऑफ अ प्यूपिल इन अ नॉन थ्रेटनिंग मैनर। फीलिंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उन आपके जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से फीलिंग्स को आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकेंड है प्राइजेज एंड इनकरेज, किस तरह से टीचर अपने बच्चों को प्राइज़ देते हैं, इनकरेज करते हैं, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे एक्सेप्ट और यूजेस आइडिया ऑफ प्यूपिल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो अपना आइडिया देता है तो उसको कैसे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। एंड फोर्थ है आस्क क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट कंटेंट ऑन प्रोसीजर विद द इंटेंट दैट अ स्टूडेंट में आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको किस तरह के आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, रिस्पॉन्स से। तो आप इसको 1 by 1 याद रखें कि पहला आता है टीचर टॉक। पहला टीचर टॉक के अंदर 4 कैटेगरी हैं जो रिस्पॉन्स से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे एक्सेप्ट फीलिंग्स एंड कैसे वो बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे वो वहाँ पे उनके आइडियाज़ को लेते हैं और कैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो ये 4 कैटेगरी आती हैं पीपल टीचर टॉक में, ठीक है। सेकंड है इसी का इनिशिएशन। तो फर्स्ट यहाँ पे बच्चे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड इसी में आता है कि इनिशिएशन, यानी कि कैसे आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे क्लास में जो टीचर है वो एंटर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग कर रहे हैं सपोज किसी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या क्या आता है। तो उसमें 3 कैटेगरी है। पहला है लेक्चरिंग, सेकेंड है गिविंग डायरेक्शन और थर्ड है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। कि जब भी आप लेक्चर दे रहे हैं तो किस तरह का आप लेक्चर देते हैं। फैक्ट और ओपिनियंस अबाउट कंटेंट ऑन प्रोसीजर, एक्सप्रेसिंग हिज ऑन आइडियाज़, आस्किंग, ठीक है, क्वेश्चंस। तो हम जो भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो क्या कंटेंट को लेके क्या ओपिनियन है,
डायरेक्शंस कैसे दे रहे हैं, हम किस तरह से जो भी हम टॉक कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हमारा क्या कमांड है, ऑर्डर्स कैसे दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हैं बेसिकली। सेवेंथ है हमारा क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, कैसे हम स्टेटमेंट, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल या नहीं है, ठीक है, टीचर किस तरह से काम वहाँ पे कर रहा है। सो बेसिकली इस तरह से हम ये 2 कैटेगरीज में इसको रख के देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारा टीचर टॉक एंड सेकंड नंबर आता है हमारा प्यूपिल टॉक। सो गाइस, प्यूपिल टॉक में भी 2 चीज़ें आएंगी कि कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है, कैसे स्टार्टिंग करिए इनिशिएशन। सो यहाँ पे जो 8 नंबर है वो आता है प्यूपिल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर, यानी कि जो भी बच्चे बात कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी टीचर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरह से उनके बीच में कॉन्टेक्ट होता है। एंड 9 नंबर पे प्यूपिल टॉक इनिशिएटेड by the pupil talk by student which they initiate in calling on students only to indicate who may talk next. Observer must decide whether student wanted to talk and he did use the category, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कैटेगरी बना दिया 9 नंबर पे, और इसमें जो बच्चे हैं वो किस तरह से टॉक कर रहे हैं, क्या वो सच में क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अपने टीचर से, या वो चाहते हैं कि बस कैसे भी चीज़ों को ना, हम कहते हैं ना मुझे नहीं पूछना तुम ही पूछ लो। सो बेसिकली वो कभी कभी इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे किसी क्लास में आपने देखा है टीचर से बच्चे बहुत इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसको आप ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, किसी क्लास में आप देख रहे हैं कि बच्चे कम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसको आप कम मार्क्स दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरीज बना के देते हैं। थर्ड नंबर पे आता है साइलेंस। तो क्लास में आपको पता है कि साइलेंस, पॉज भी नाम की चीज़ होती है जिसको 10 कैटेगरीज में रखा गया है। सो साइलेंस और कन्फ्यूजन, तो फ्लेंडर का मानना है कि पॉज या जो कन्फ्यूज़न है, शॉर्ट पीरियड कन्फ्यूजन इन विच कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द ऑब्जर्वर। तो कभी कभी जो पॉज होता है या कंफ्यूज होता है या कन्फ्यूज़न होता है, साइलेंस होता है, वो इसीलिए होता है कि चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुई हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्लेंडर की इंटरेक्शन थ्योरी में 3 तरह का टॉक है। टीचर टॉक जो टीचर कहेगा, और प्यूपिल टॉक जो स्टूडेंट का है, और तीसरा चीज़ है साइलेंस का कि कितना क्लास में साइलेंस होता है, ठीक है। इनको भी हमने 2 कैटेगरीज में देखा, रिस्पॉन्स और इनिशिएशन में टीचर टॉक, जिसमें हमने यहाँ पे 7 कैटेगरीज में टीचर टॉक को रखा है एंड 2 कैटेगरीज में हमने यहाँ पे पीपल टॉक को रखा है, और सिर्फ ओनली 1 कैटेगरी में हमने यहाँ साइलेंस को रखा है, ठीक है। तो ये आपने एक प्रॉपर टेबल में देखा कि किस तरह से हम इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर, ये तो हमने अपना एक फ्लेंडर के अकॉर्डिंग अपना इंस्ट्रक्शन का टेबल बना दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। सो द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वेशन के प्रोसीजर में, सिट इन द क्लासरूम एंड इन द बेस्ट पोजीशन टू हियर एंड सी द पार्टिसिपेंट। यानी कि अगर मैं एनालिसिस कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं क्लास में कहीं बैठ जाऊँगी और मैं देखूँगी कि जो भी आपस में टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है उसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द एंड ऑफ ईच 3 second period he decide the category the best represent the communication of event just completed। यानी कि आप जो भी 3 सेकेंड पीरियड जब ख़त्म हो जाएंगे तब उसके बाद मैं ये देखूंगी कि जो भी कैटेगरीज बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो कैसे यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर आपस में टॉक करते हैं। तो ही राइट डाउन हिज कैटेगरी नंबर वाइल simultaneous assessing communication in the next period he continues at the rate of 20 to 25 observation per minute। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैटेगरीज बना लेते हैं और उसी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको नंबरिंग करते जाते हैं। सो फ्लेंडर सजेस्ट यूजिंग अ सेट ग्राउंड रूल्स टू बी फॉलोड वाइल नोटिंग डाउन द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ फ्लेंडर ने कुछ सजेस्ट किए हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो पहला इन्होंने बताया है कि व्हेन अनसर्टेन अबाउट प्लेसिंग अ स्टेटमेंट ऑन वन ऑफ एनी 2 कैटेगरीज चूज अ कैटेगरी ऑन द स्केल दैट इज फर्देस्ट फ्रॉम कैटेगरी 5 विद द एक्सेप्शन ऑफ कैटेगरी 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम
प्रॉपर जो भी हमारा स्टेटमेंट है उनको 1 और 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, देन एक स्केल बना के वहाँ पे हम उनको 5 या फिर जो भी 10 कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। इफ़ द टीचर्स बिहेवियर इज आइदर कंसिस्टेंटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अवॉइड शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्लासिफिकेशन टू अदर अनलेस सच अ शिफ्ट इज क्लियरली इंडिकेट बाय द टीचर्स। तो अगर टीचर का जो बिहेवियर है वो जो वहाँ पे वो टीचर कैसे बिहेव कर रहा है, बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहा है या इनडायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन है, तो हम जब किसी भी चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, सपोज इधर से उधर टीचर का जो नंबरिंग है या टीचर का जो ऑर्डरिंग था कि उसको हमें किस कैटेगरी में रखना है, तो वहाँ पे अनलेस तरीके से नहीं, तब तक नहीं करेंगे जब तक टीचर की तरह से क्लियरली इंडिकेट नहीं किया जाए। एंड थर्ड नंबर आता है व्हेन द टीचर रिपीट्स स्टूडेंट आंसर एंड इफ इट इज़ अ करेक्ट आंसर दिस इज रिकॉर्डेड एज 2। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे से क्लास में मैंने पूछा कि बताइए इसका आंसर क्या है और उसने आंसर मुझे करेक्ट दिया है और वही आंसर को मैं करेक्ट बताती हूँ, तो इसको हम एज ए 2 रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जैसे यहाँ पे 2 को हमने नंबर दिया, ऐसे हर चीज़ को हम नंबरिंग करते हैं। सो रिकॉर्डेड एट 8 व्हेन सेवरल स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू अ नैरो क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक कोई नैरो क्वेश्चन पूछ लिया उस पर बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी क्लास में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 नंबर इसको देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द कोडिंग चार्ट। अब हम एक कोडिंग चार्ट बनाते हैं और कोडिंग चार्ट में हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं उसको समझते हैं। सो लेट अस कंसीडर एन एपिसोड एंड ट्राई टू एनालाइज it into various categories by indicating the relevant code numbers. The observer write the proper category numbers its correct sequence in the manner indicate below। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो भी कैटेगरीज हैं तो हम उन कोड को, उन नंबर्स को कैसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस में कैसे कोड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे आ रही हैं जैसे 10, 2, 3, तो इनको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते जाएंगे कि हमने वहाँ पे क्या नोट डाउन किया। जैसे अगर किसी को हमें 10 मार्क्स देना है या फिर उसको किसी चीज़ का हमने कोड 10 बनाया है, 2 बनाया है, 2 बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको वहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। सो अब देखते हैं टैबुलेशन मैट्रिक्स का हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने एक डेटा देखा है, सो द डेटा गिवन अबव कैन बी रिकॉर्डेड इनटू अ 10x10 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 10 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10x10 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक श्योर दैट द एंट्री सीरीज बिगिन and ends with the same number. For that planner create certain groups of pair from the observation। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि ग्रुप बना दिए थे ऑब्जर्वेशन के। each pair overlaps with the next and the total number of observation from the above observation 10, 2, 2, 3। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सो द नंबर आर टेल्ड इन द मैट्रिक्स 1 पेयर एट अ टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही पेयर को लेते हैं मैट्रिक्स में से जो एक टाइम पे एक चीज़ को बता रहा है। सो द रो इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट नंबर इन द पेयर एंड द कॉलम इज़ यूज्ड फॉर द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ किसके लिए यूज हो रही है, कॉलम्स किसके लिए यूज हो रहे हैं। सो द रॉ इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट नंबर इन द पेयर एंड द कॉलम इज़ यूज्ड फॉर द सेकेंड नंबर। अब देखिए ये पूरा कैटेगरी बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसको नंबरिंग करते हैं, तो 1 से लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 तक कैटेगरीज हैं, तो किस कैटेगरी में हमने क्या मार्क्स देना है। ठीक है, अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हमने टोटल यहाँ पे कैटेगरीज बनाई हैं और इनको हम मार्क्स देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पर्सन को हमने वो बच्चों से उसका जो इंटरेक्शन है, तो कैटेगरी 1 में जो उसका इंटरेक्शन है वो एक बार हुआ है तो उसे 1 मार्क्स दे दिया। ठीक है, दूसरा दे रहे हैं उसका लैंग्वेज कैसा है, अच्छा है तो या ख़राब है तो उसको 1 दे दिया। अब कोई काम 3 बार क्लास में हो रहा है तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो 3 बार आएगी। जैसे टीचर और स्टूडेंट किसी
स्टूडेंट ने, हमने सिर्फ ये कैटेगरी बनाई कि टीचर जो है वो स्टूडेंट कितने बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितने बार क्लास में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 1 बार पूछा जा रहा है, 2 बार पूछा जा रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 टाइम आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो टीचर और बच्चे हैं वो टीचर ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो आप डिपेंड करेगा कि हम इन कैटेगरीज को किस तरह से यूज़ करें। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशंस जो हमारे आते हैं उनको इस तरह से लिखते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई काम, सेम काम 1 बार हो रहा है, फिर वही 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। सो इंटरप्टिंग द मैट्रिक्स, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। फॉर द इंटरप्शन सेवरल इंटरफेयर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स। सो द प्रोपोर्शन ऑफ टीचर टॉक, पीपल टॉक एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे जो आप इस मैट्रिक्स का यूज़ समझेंगे वो यही है कि बच्चे कितना बात कर रहे हैं, स्टूडेंट कितना इंटरेक्शन, बात करने का मतलब है इंटरेक्शन इनके बीच में कैसा है। इसके साथ साथ यहाँ पे साइलेंस कितना, अब साइलेंस को हम यहाँ पे कम मार्क्स देते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ टेलर्स इन कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड कॉलम 8, 9 एंड 10 इज द टोटल टैलीज। तो जो ये आती हैं इनको हम टैलीज बोलते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो इनको हम टैलीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टैली आ रही हैं, ठीक है। सो द स्टूडेंट टॉक एंड द टाइम स्पेंड इन साइलेंस और कन्फ्यूजन आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ ऑब्जर्विंग बी anticipate an average of 68% teacher talk and 20% of pupil talk and 11 to 12% silence और confusion। तो जब हम इसका स्टडी किया गया है या बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो इस कैटेगरी को जब आप अप्लाई करते हैं बना के, तो ये देखा जाता है कि जो टीचर हैं क्लास में वो लगभग 60% मान लेते हैं। 60% तो टीचर ही बोलते हैं और 20% यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं। बाकी जो बचता है सो उसमें क्या रहता है कि वो सिर्फ क्या रहता है यहाँ पे साइलेंस या पॉज। तो किसी भी क्लास में साइलेंस या पॉज का जो मात्रा है, कन्फ्यूज़न है, वो 12% होगा। तो ये एक कैटेगरी को अप्लाई करने के बाद, कई जगह अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट निकाला गया है। तो ये प्रोपोर्शन है बेसिकली। अब देखिए कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे इन कैटेगरीज का यूज़ करते हैं। अब जैसे पहला है कि क्लास में टीचर टॉक कितना हो रहा है, तो टीचर की जो यहाँ पे जो ये टीचर टॉक का कैटेगरी हमने बनाया, तो टीचर टॉक में देखिए 2 है, 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 4 को लिख लिया, उसके बाद 5, इसके बाद 2, 4। तो इस तरह से हमने जब इसको टोटल किया, तो टोटल करने पे यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपकी, टोटल आता है यहाँ पे 23, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में जो स्टूडेंट टॉक तो 0 है क्योंकि स्टूडेंट का कैटेगरी अभी नहीं है, और यहाँ पे साइलेंस और कन्फ्यूज़न कितना है, 2 है। तो इस तरह से अगर हम टोटल कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रॉपर मैट्रिक्स का बस ये एक एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। सो ये था मैट्रिक्स का यूज। अब देखते हैं द रेशियो बिटवीन इंडिकेट इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे द सम ऑफ कॉलम 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 5, 6, 7 गिव्स द रेशियो, ठीक है। तो अगर हम 1, 2, 3, 4 को और प्लस 5, 6, 7 को दोनों का सम निकाल के आपस में उनको डिवाइड कर देंगे तो रेशियो निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। द रेशियो बिटवीन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसे निकालते हैं। सो कॉलम 1, 2, 3 को जब हम 6, 7 से निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का रीइंफोर्समेंट का रेशियो पता चल जाएगा। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेंट का निकालना है तो हम यहाँ पे जो कॉलम 8 और 9 है उसको डिवाइड करते हैं टोटल सम से, तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसके एडवांटेज फ्लेंडर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस के इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिस द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड द
इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो ये जो एनालिसिस का सिस्टम है, इंस्ट्रक्शन का जो सिस्टम है, ये सिर्फ वर्बल बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है और इससे हम जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और ऑब्जेक्टिव टेक्निक है। और यहाँ पे जो एक्चुअली क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि हम ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करता है तो इसलिए हम एक्चुअल क्लासरूम कंडीशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करवाते हैं। इसके साथ साथ टीचर का बिहेवियर का पैटर्न क्या है उनको समझने में हेल्पफुल है, प्लस बच्चे क्या फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, कैसे टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं समझने में हेल्प करता है। एंड 5th नंबर पे आता है थ्रू द यूज ऑफ दिस सिस्टम स्टूडेंट टीचर में प्रैक्टिस एंड लर्न न्यू डिजायरेबल टीचिंग बिहेवियर्स क्वाइट अननोन टू द ट्रेडिशनल टीचिंग। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करके ट्रेडिशनल जो टीचिंग था, ठीक है, वहाँ पे जो अननोन बिहेवियर है टीचर का, तो इस सिस्टम में हम पूरी तरह से स्टूडेंट टीचर में प्रैक्टिस, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और जो ट्रेडिशनल टीचिंग में चला आया था उसे छोड़कर हम डिजायरेबल जो भी टीचिंग बिहेवियर्स हैं उनको सीख सकते हैं। एंड इट सप्लीमेंट द ट्रेनिंग टेक्निक्स लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग, ठीक है। तो इसको हम एक बेसिकली जैसे मान लीजिए कि मेरे कोई साथ का टीचर है तो उसको मैंने क्लास में बिठा दिया कि आप मुझे ऑब्जर्व करके बताइए कि मेरी पढ़ाई में, मेरी टीचिंग में कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट की तरह माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन सेवरल एरिया ऑफ टीचिंग, टीचर बिहेवियर्स, प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स। तो इसको हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप प्री सर्विसेज के रिसर्च के लिए बेसिकली एक अच्छा टॉपिक है जहाँ पे आप कई सारे टॉपिक पे यहाँ पे रिसर्च की जा सकती है। सो एज द सिस्टम्स रूल्स इन इज टू टेक ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट द ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। तो एक 9 है यहाँ पे, इट हेल्प टू डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट। सो बेसिकली मैंने पहले ही आपको बताया था, तो ये क्लासरूम का क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, उसको समझने में हेल्प करता है। सो अ टीचर कैन कंट्रोल हिज टीचिंग बिहेवियर, सो दिस सिस्टम इज वेल suitable to be used as a mechanism of feedback device for the modification of teachers behavior, ठीक है। अब आपको मैंने फीडबैक डिवाइसेस बताया था पेडागोजी की क्लासेस में, तो यहाँ पे भी फीडबैक डिवाइस है। तो फ्लेंडर एनालिसिस सिस्टम को एक फीडबैक डिवाइस की तरह क्या यूज़ किया जा सकता है? सो आपका आंसर होगा यस, वी कैन यूज़। सो 11 नंबर है, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक इन टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम। सो यहाँ पे हम एज ए ऑब्जर्वेशन टेक्निक की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकली है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। तो सीधी सी बात है, इसके जो रिजल्ट आएंगे वो वैलिड होंगे, रिलायबल होंगे और काफ़ी हद तक वो सही भी होंगे। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो आपको शुरू से ही पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर का करता है, नॉन वर्बल बिहेवियर का नहीं करता है। जबकि किसी भी कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आउट ऑफ 10 कैटेगरीज डिवोट्स एज मैनी एज 7 कैटेगरीज, तो टीचर टॉक एंड जस्ट 3 टू स्टूडेंट टॉक, ठीक है। आपने देखा होगा कि 10 में से 7 कैटेगरीज तो हमने सिर्फ और सिर्फ टीचर टॉक को दी हैं और स्टूडेंट को सिर्फ हमने यहाँ पे टू कैटेगरीज दी हैं। तो इस तरह से एक थोड़ा सा ये टीचर्स टॉक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। थर्ड है द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम, जो हाईली अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई पर्सन नहीं है तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। सो ऑब्जर्वर का यहाँ पर ट्रेंड और स्किल्ड होना ज़रूरी है। 4th नंबर है, देयर इज़ मच स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का थोड़ा ज़्यादा स्कोप हो जाता है। It hardly take into consideration classroom interaction in the form of student into student interaction, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट टॉक को या इंट्रैक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। द सिस्टम डज नॉट इनकॉपरेट वेरियस एसेंशियल स्टेप टीचिंग इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉपरेट नहीं करता है अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स के लिए। सो द 4th कैटेगरी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द सिस्टम डज नॉट क्लासीफाई एज द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। तो बच्चा किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पे तो फोकस किया गया लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको ये कैटेगराइज नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड वैल्यूज जजमेंट अबाउट एंड बैड टीचिंग बिहेवियर, ठीक है। आपने देखा होगा सारा अच्छा बिहेवियर की बात की गई है। अगर मान लीजिए जो बैड बिहेवियर रहता है टीचर्स का या स्टूडेंट का, तो उसको लेके यहाँ पे जजमेंट में कोई भी उसको ना तो कैटेगरी बनाएगी ना उसके बारे में बात की गई है। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस एंड गलावे इंट्रैक्शन थोड़ा सा हार्ड है पर कोई नहीं,
सभी लोग लाइव क्लास में ज़रूर रहें। जब फ्लेंडर को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बस एक बेसिक आप इस पीपीटी से समझ लीजिए ताकि आपका एक बेस बन जाए और उस बेस पे मैं आपको आगे पढ़ा दूँगी। सो डोंट वरी, अगर किसी को कोई भी इशू है तो वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।